अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर और आप देख रहे हैं मैथ लॉजिक, जहां हम सिर्फ क्वेश्चंस को हल नहीं करवाते बल्कि उनके पीछे छुपा लॉजिक भी समझाने की कोशिश करते हैं। आज हम क्लास 11 का ये बुक जो 2025 में आई थी उसका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन में कब उसकी हम मैक्सिमम और कब उसकी मिनिमम वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 भी करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमें मालूम है कि ये इंटरवल्स की डेफिनेशन है, ये हमने यूनिट नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 में पढ़ी थी। हम जब क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करने लगे हैं तो क्वाड्रेटिक फंक्शन की डोमेन जो होती है वो -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का इंटरवल हुआ करती है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का एनालिसिस करने से पहले हम कुछ बातें सीखना चाहते हैं। सबसे पहले हम बात करने लगे हैं कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है। मेरा ख्याल है बहुत आसान सी बात है, अगर आप x की वैल्यूज़ बढ़ाते जाएं और y की वैल्यूज़ भी बढ़ती जाएं तो फंक्शन को हम इंक्रीजिंग कहते हैं। हम इसकी ऑफिशियली डेफिनेशन कैसे करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास a जो है वो r का कोई सबसेट है और f a से r के ऊपर फंक्शन है, हम कहेंगे ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है कि जब भी हम डोमेन में से कोई से भी दो नंबर्स x1 और x2 लें, इस तरह के x1 x2 से छोटा हो और बड़े नंबर के ऊपर जो वैल्यू f ऑफ x2 है वो छोटे नंबर x1 की वैल्यू f ऑफ x1 से ग्रेटर और इक्वल आए, बड़े नंबर की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल आए। x2 अगर x1 से बड़ा हो और x2 की वैल्यू f ऑफ x1 से ग्रेटर और इक्वल आए तो हम कहते हैं फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। बड़े नंबर पे वैल्यू ग्रेटर या इक्वल आए, हम ये नहीं कह रहे कि बड़े नंबर पे वैल्यू बड़ी आए। अगर बड़े नंबर पे वैल्यू ग्रेटर और इक्वल आए तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग कहते हैं। और अगर आप कहना चाहे कि बड़े नंबर के ऊपर वैल्यू हमेशा बड़ी हो तो फिर एक दूसरी डेफिनेशन होती है, हम उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहते हैं। लेकिन हम यहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात नहीं करेंगे। जब भी डोमेन के ऐसे दो एलिमेंट्स लें कि एक छोटा और एक बड़ा हो और बड़े नंबर वाली वैल्यू हमेशा छोटे नंबर वाली वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल हो तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहा करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने ग्राफ मौजूद है स्क्वायर रूट फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर रूट का। इसकी डोमेन हमें पता है 0 से इन्फिनिटी होती है। इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है, इसकी मूवमेंट चेक करते हैं कि x को बढ़ाने से y की वैल्यू में क्या चेंज आ रही है। आप देखें जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y भी बढ़ता जा रहा है। ये पॉइंट में x कोऑर्डिनेट हैं और y कोऑर्डिनेट्स हैं। आप गौर करें कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। अगर किसी भी फंक्शन में x की वैल्यूज़ को बढ़ाने से y की वैल्यूज़ बड़ी या बराबर आ जाएं तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे x बड़ा कर रहे हैं तो y भी बड़ा होता जा रहा है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। और अगर हम इसको ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो जब भी हम इसमें दो नंबर्स x1 और x2 लें डोमेन में से इस तरह से कि x2 बड़ा हो और x1 छोटा हो और इन दोनों नंबर्स के ऊपर हम फंक्शन की वैल्यू मालूम करें, x1 के ऊपर वैल्यू f ऑफ x1 और x2 के ऊपर वैल्यू f ऑफ x2, तो आप देख सकते हैं कि f ऑफ x2 जो है वो f ऑफ x1 से बड़ी है। जब भी x1 और x2 ऐसे हों कि x2 बड़ा हो और फंक्शन की वैल्यू x2 के ऊपर x1 की वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल आए, इस फंक्शन में हमेशा ग्रेटर आ रही है, रिक्वायरमेंट है हमारी ग्रेटर या इक्वल आए, तो हम फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन के बारे में हमने ऑब्जर्व ये किया है कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये बात हमने ऑब्जर्व की है, ये बात हमने प्रूव नहीं की है। अगर आप इस बात को प्रूव करना चाहते हैं कि फंक्शन कैसे पता चलता है कि इंक्रीजिंग है या नहीं है, तो फिर आपको सेकंड ईयर में जाकर कुछ चीज़ें सीखनी हैं। उन चीज़ों को सीखने के बाद आप डिसाइड कर सकेंगे एनालिटिकली कि फंक्शन कब इंक्रीजिंग होता है और कब इंक्रीजिंग नहीं होता। यहाँ पे हमने देखी है बात ग्राफिकली और हमने फील किया है कि जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहे हैं फंक्शन का y भी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन के बाद जहन में बात आ रही है
क्या बात आ रही है। अगर आपके जहन में कोई बात नहीं आ रही है तो मेहरबानी करके अपने जहन को चेंज करें, जहन को एक्टिव रखा करें। जहन हमेशा सोचता रहे, हमेशा सोचे कि आइंदा क्या होने वाला है। इंक्रीजिंग फंक्शन के बाद जहन में जो बात आती है वो आती है डिक्रीजिंग फंक्शन की। तो अब हम डेफिनेशन करने लगे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन की। क्या डेफिनेशन होगी? एक्स बढ़ाएं और वाई कम होना शुरू हो जाए। एक्स बढ़ाने पे वाई कम होना शुरू हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है। जब भी एक्स बड़ा करें, वाई प्रीवियस वाई के बराबर या छोटा आए तो हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ऑफिशियली कैसे डिफाइन करेंगे? फर्ज करें ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर के ऊपर एक फंक्शन है। हम कहेंगे कि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है जब भी डोमेन में से कोई से भी दो एलिमेंट्स x1 और x2 लें, इस तरह से कि x2 बड़ा हो और x2 के ऊपर वैल्यू लेसर इक्वल आ जाए। x2 x1 से बड़ा हो, x2 के ऊपर वैल्यू f ऑफ x2 f ऑफ x1 से लेस या इक्वल आए। डोमेन का एलिमेंट बड़ा करें, रेंज का एलिमेंट छोटा हो जाए या बराबर रहे तो हम फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन कहा करते हैं। और अगर हमेशा छोटा हो जाए तो फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहा करते हैं। हमें जो ज़रूरत है यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन की ज़रूरत है। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपके सामने ग्राफ है एक फंक्शन का फार्मूला है y इक्वल है -x/2 का स्क्वायर रूट प्लस 3। ये डिफाइन किया गया है 0 से इन्फिनिटी डोमेन के ऊपर। और इसके ऊपर आप देखें एक पॉइंट को मूव करते हुए उसका बिहेवियर, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y की वैल्यू कम होती जा रही है। जैसे जैसे x बढ़े y कम होना शुरू हो जाए तो हम फंक्शन को कहते हैं वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। हमने इस फंक्शन को ग्राफ से ऑब्जर्व किया है कि ये 0 से इन्फिनिटी डोमेन पे एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमने ऑब्जर्व किया है, बाकायदा इसका कोई प्रूफ नहीं किया है। हमने डेफिनेशंस की हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। जहन में सवाल ये आता है कि क्या फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग होगा डोमेन के ऊपर? क्या फंक्शन अगर हमने ए से आर पे डिफाइन किया है फंक्शन को तो क्या ये फंक्शन ए के ऊपर डिक्रीजिंग होगा? क्या ये फंक्शन ए के ऊपर डिक्रीजिंग होगा? जैसे कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में देखा था इंक्रीजिंग था फंक्शन पूरी की पूरी डोमेन पे। एग्जाम्पल 2 में हमने देखा था कि फंक्शन पूरी की पूरी डोमेन पे डिक्रीजिंग था। या ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन का बिहेवियर डोमेन में चेंज हो रहा हो, डोमेन के कुछ हिस्से पे वो इंक्रीजिंग हो और कुछ हिस्से पे डिक्रीजिंग हो। हाँ, ऐसा भी हुआ करता है। इस बात को हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का एनालिसिस करके चेक करते हैं। आपके सामने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन का फार्मूला है y इक्वल्स टू x²-3। डोमेन इसकी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है। ये इस ग्राफ के ऊपर एक पॉइंट है। यहाँ पे इस ग्राफ का वर्टेक्स है जो कि 0,-3 है। हम इसके ऊपर इस पॉइंट को मूव करवा के इसका बिहेवियर चेक करते हैं। x बढ़ रहा है, y कम हो रहा है। x बढ़ रहा है और y कम हो रहा है। और ये बात हो रही है यहाँ वर्टेक्स तक। वर्टेक्स के बाद भी x बढ़ रहा है और अब y भी बढ़ रहा है। x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है। क्या सूरत हाल है? दोबारा देख लेते हैं कि जब हम वर्टेक्स से पीछे हैं, x बड़ा कर रहे हैं तो y कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हम वर्टेक्स के करीब आ रहे हैं y कम होता जा रहा है। और वर्टेक्स के बाद x बढ़ाने पे y भी बढ़ना शुरू हो गया है। यानी इस फंक्शन का बिहेवियर जो है वो कुछ हिस्से में इंक्रीजिंग है और कुछ हिस्से में डिक्रीजिंग है। हमने ऑब्जर्व ये किया है क्योंकि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में a 1 से बड़ा है तो ये ग्राफ हमारे पास यू शेप्ड ग्राफ बन रहा है, अपवर्ड ओपन पैराबोला बन रहा है। जब मैं कह रहा हूँ कि यू शेप्ड, तो यू शेप्ड का मतलब हरगिज़ नहीं है कि एग्जैक्टली यू, मतलब है यू जैसा, यू से मिलता जुलता। यू की कुछ खूबियाँ इस ग्राफ में हैं, कुछ खूबियाँ नहीं हैं। कौन सी खूबी है कि ये यू की तरह प्याला नुमा है। यू की साइड्स पैरेलल होती हैं, इसकी साइड्स पैरेलल नहीं हैं। और यू ख़त्म हो जाता है, इसकी हाइट जो है वो फाइनाइट होती है, जबकि पैराबोला की हाइट फाइनाइट नहीं है। यानी ये यू शेप्ड है। और यू शेप्ड का मतलब कभी आपने ये नहीं लेना कि एग्जैक्टली यू है, यू से मिलता जुलता है। यू शेप्ड का मतलब ये होता है। जब मैं कहूँगा इन्वर्टेड यू शेप्ड तो इसका मतलब होगा इन्वर्टेड यू से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली इन्वर्टेड यू नहीं है।
हमने ये बात नोट की है कि इसका ग्राफ जो है वो ओपन्स अपवर्ड है, यू शेप्ड ग्राफ है। इसका वर्टेक्स जो है वो 0,-3 है। हमने ऑब्जर्व किया है कि -∞ से लेकर 0 तक इसका ग्राफ डिक्रीजिंग है, x बढ़ाने पे y कम हो रहा है। और हमने ऑब्जर्व किया है कि 0 से इन्फिनिटी तक इसका ग्राफ इंक्रीजिंग है, x को बढ़ाने से y भी बढ़ रहा है। ये हमने इस ग्राफ के बारे में ऑब्जर्व किया है। इसी ग्राफ में हमने एक और बात ऑब्जर्व की है कि जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे थे -∞ से शुरू होकर y कम होता जा रहा था, y कम होता जा रहा था। वर्टेक्स के ऊपर y की वैल्यू मिनिमम है, इससे कम y की वैल्यू नहीं है। इसके बाद दोबारा y की वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई है। किसी भी फंक्शन में वो वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू हो, उस वैल्यू को हम फंक्शन की ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या सिर्फ मिनिमम वैल्यू कहा करते हैं। ऑफिशियली हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास a जो है वो r का एक सबसेट है, हमारे पास f जो है वो a से r के ऊपर एक फंक्शन है, एक नंबर c के ऊपर अगर हम फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c निकालें और वो f ऑफ c फंक्शन की बाकी सारी वैल्यूज़ f ऑफ x से लेस और इक्वल हो। किसी एक नंबर c के ऊपर जो कि डोमेन में से है, फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c फंक्शन की बाकी सारी वैल्यूज f ऑफ x से लेसर इक्वल हो, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की c पर मिनिमम वैल्यू है, f ऑफ c फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को ऑब्जर्व किया है जो कि यू शेप था। अब एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं जो कि इन्वर्टेड यू शेप है। आपके सामने ग्राफ है फंक्शन y इक्वल्स टू -x-1 के स्क्वायर प्लस 6 का, जिसकी डोमेन -∞ से इन्फिनिटी है। ये इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ है। इस ग्राफ के ऊपर मैंने एक पॉइंट लिया है, इसकी मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं ये y बढ़ता जा रहा है। वर्टेक्स से पहुंचने के बाद x बढ़ाने पे y कम होता चला जा रहा है। अगर हम लेफ्ट साइड से शुरू करें -∞ से x बढ़ाने पे y बढ़ रहा है, वर्टेक्स तक बढ़ता जा रहा है। वर्टेक्स के बाद x बढ़ाने पे y कम होता चला जा रहा है। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो पैराबोला का फंक्शन है उसमें a-1 0 से छोटा है। ये हमारे पास जो ग्राफ है ये इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ है, ये ओपन्स डाउनवर्ड है। इसका जो वर्टेक्स है हमारे पास इस वक्त 1,6 है। -∞ से 1 तक अगर हम बात करें, -∞ से 1 तक ये ग्राफ जो है हमारे पास इंक्रीजिंग है और 1 से इन्फिनिटी तक ये ग्राफ हमारे पास डिक्रीजिंग है। और बात नोट करें कि -∞ से शुरू हो 1 तक आते जाएं y बढ़ता जाता है और 1 के बाद y कम होना शुरू हो जाता है। 1 के ऊपर जो y की वैल्यू इस वक्त 6 है, ये फंक्शन में सबसे बड़ी वैल्यू है। हम इसको फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू कहा करते हैं। अगर हमारे पास एक a r का सबसेट है, f a से r के ऊपर फंक्शन है, डोमेन में से एक नंबर c पे हमने फंक्शन की वैल्यू f ऑफ c हल की है। ये f ऑफ c वैल्यू फंक्शन की बाकी सारी x के ऊपर निकाली गई वैल्यूज़ f ऑफ x से ग्रेटर और इक्वल है। अगर c पर निकाली गई वैल्यू f ऑफ c बाकी सारी f ऑफ x वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल है तो हम कहेंगे c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, जो कि हमने यहाँ पे इस इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ में देखा है कि वर्टेक्स के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है। हमने ये जो दो डिफरेंट तरह के क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ बनाए हैं और उनके ऊपर जो बातें ऑब्जर्व की हैं, इन बातों को ज़रा लिख लेते हैं और हम इन्हीं बातों को किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ का एनालिसिस करते हुए इस्तेमाल किया करेंगे। फर्ज करें हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax² + bx + c। आपने नोट ये किया है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है कहाँ पे, वर्टेक्स पे। तो हमें इसका वर्टेक्स चाहिए होगा। वर्टेक्स निकालने के लिए आप या तो वर्टेक्स का फार्मूला इस्तेमाल कर लें या आप इस फंक्शन को वर्टेक्स फॉर्म में अरेंज करें। कैसे? कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। अगर आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करके वर्टेक्स फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं, f ऑफ x को a × x - h का स्क्वायर प्लस k लिख लेते हैं, तो यहाँ से भी हमें इसका वर्टेक्स मिल जाता है। h और k जो है वो इसका वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के हिसाब से अब हम इसका एनालिसिस करते हैं दो पॉसिबल केसेस में। अगर हमारे पास a 0 से बड़ा है तो फंक्शन के ग्राफ की शेप जो है वो यू शेप ग्राफ होगी या कह लें ओपन अपवर्ड ग्राफ होगी। यहाँ पे इसका वर्टेक्स है h, k। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट हमारे पास h है। इसका बिहेवियर -∞ से h तक
डिक्रीजिंग है और h से इन्फिनिटी तक इसका बिहेवियर जो है वो इंक्रीजिंग है। यही बात नोट कर रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से h तक डिक्रीजिंग फंक्शन है, h से इन्फिनिटी तक ये इंक्रीजिंग फंक्शन है और h के ऊपर जो इसकी वैल्यू है वो क्या है, वो सबसे कम वैल्यू है। h के ऊपर जो f ऑफ h इक्वल्स टू k है, ये फंक्शन की h पे मिनिमम वैल्यू है। अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन हो तो उसमें पॉजिटिव हो, अगर हम उसका वर्टेक्स ढूंढ लें तो हम उसके बिहेवियर को डिस्कस करके बता सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से h तक वो डिक्रीजिंग है, h से इन्फिनिटी तक वो इंक्रीजिंग है और h के ऊपर जो उसकी वैल्यू k निकल रही है वो उसकी मिनिमम वैल्यू निकल रही है। अब दूसरे केस की बात करते हैं। अगर a हमारे पास नेगेटिव हो, a नेगेटिव हो तो फंक्शन का ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन में अगर a नेगेटिव हो तो इन्वर्टेड यू शेप या ओपन्स डाउनवर्ड शेप का ग्राफ बनता है। इस ग्राफ में ये इसका वर्टेक्स h कोमा k है, इसका x कोऑर्डिनेट h है, माइनस इन्फिनिटी से h तक इसका बिहेवियर एक जैसा है। कैसा है? इंक्रीज कर रहा है। और h से लेकर इन्फिनिटी तक इसका बिहेवियर एक जैसा है। कैसा है? x को इंक्रीज करने से y कम हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो माइनस इन्फिनिटी से h तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, h से इन्फिनिटी तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। h पे जो वैल्यू आ रही है वो किस तरह की है, मैक्सिमम है या मिनिमम है? h पे जो फंक्शन की वैल्यू k है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि वो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। जब भी वो किसी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ को एनालाइज करने के लिए कहे तो आपने तीन बातें डिस्कस करनी है। वो किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल रही है या मिनिमम वैल्यू निकल रही है, वो वैल्यू भी बतानी है। इन सारी बातों को जहन में रखते हुए हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 35 के ऊपर हमें एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है। हमें इसको स्केच भी करना है और इसको एनालाइज भी करना है। एनालाइज करने का तरीका मैंने बता दिया, स्केच करने का तरीका आप यूनिट नंबर 2 में सीख चुके हैं। उसी तरीके के मुताबिक हम इसको स्केच करेंगे और वो स्केच करने के तरीके में हमें वर्टेक्स चाहिए होता है। वर्टेक्स से 2 आगे और वर्टेक्स से 2 पीछे वाले पॉइंट्स चाहिए होते हैं। वर्टेक्स मालूम करते हैं इसका स्केच करने के लिए। वर्टेक्स के लिए हमें a और b की ज़रूरत होती है। a हमारे पास जो है यहाँ पे x² का कोफिशिएंट -1 है, b हमारे पास x का कोफिशिएंट -2 है। वर्टेक्स का फार्मूला होता है h इक्वल है -b/2a के। इसमें a और b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो h की वैल्यू -1 आ गई। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट h हमने निकाल लिया -1। इस -1 को इस y के फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y का आंसर जो है वो आ गया 4। वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 4 आ गया। -1,4 इसका वर्टेक्स है। इसी की मदद से हम फंक्शन के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। लेकिन पहला काम है हमने फंक्शन को स्केच करना है। स्केच करने के लिए अब हम इस वर्टेक्स से पीछे और आगे एक पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट हम ले रहे हैं इससे आगे h+1 के ऊपर। h हमारे पास -1 है तो -1 + 1 0 हो गया। एक पॉइंट पीछे लेते हैं और उसके लिए x रख रहे हैं h-1। h की वैल्यू -1 लिखी तो ये -2 आ गया। इन दोनों पे हमने y मालूम करना है। दोनों पे y सेम निकलेगा, इसलिए हम x 0 पे निकाल रहे हैं। जब हम इस फार्मूले में x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का आंसर 3 आ गया। मेरे पास 2 पॉइंट्स आ गए। एक पॉइंट मेरे पास 0,3 आ गया, x 0 और y 3, और एक पॉइंट मेरे पास x -2 और y 3 आ गया। मैंने पैराबोला के ऊपर, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर 2 और पॉइंट्स निकाल लिए हैं। 2 और पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। हमने x लिया था 0, इससे एक अगला x और ले लेते हैं, 0 + 1 1, और हमने x जो पिछली साइड पे लिया था h से वो -2 था, उससे एक और पीछे पॉइंट ले लेते हैं -1 करके, -3 x -3 और x1, दोनों पे y निकालते हैं, सेम निकलेगा। x = 1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं फंक्शन के फार्मूले में, मल्टीप्लाई करते हैं, पावर खोलते हैं, प्लस माइनस करते हैं तो आंसर y का 0 आ गया। हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए, एक में x1 और y 0 है, दूसरे में x -3 और y 0 है। टोटल मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन के ऊपर
5 पॉइंट्स आ गए हैं। इन 5 पॉइंट्स की मदद से मैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बना सकता हूँ। ये मैंने ग्राफ पेपर के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस ले लिए हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। ग्राफ स्केच करना यूनिट 2 में सिखा चुका हूँ। सबसे पहले वर्टेक्स को लोकेट करते हैं। ये मेरे पास -1,4 वर्टेक्स आ गया। पॉइंट 0,3 को लोकेट करते हैं। ये मेरे पास पॉइंट 0,3 आ गया। पॉइंट -2,3 को मार्क करते हैं। ये मेरे पास -2,3 पॉइंट आ गया। पॉइंट 1,0 को प्लॉट करते हैं। ये पॉइंट 1,0 आ गया। पॉइंट -3,0 को प्लॉट करते हैं। ये -3,0 पॉइंट आ गया। इन सारे पॉइंट्स में से पास करता हुआ पैराबोला हमने स्केच कर लिया। ये हमारे पास पैराबोला का स्केच आ गया। ये हमने एग्जाम्पल 1 का पहला हिस्सा कर लिया कि स्केच करें। अब हमने एनालिसिस करना है। अब हमने इसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने का तरीका हमने यहाँ लिखा हुआ है। उसके लिए हमने वर्टेक्स नोट करना है। इसका वर्टेक्स जो है वो हमारे पास क्या है, वो वर्टेक्स -1 है। हमने एक पोर्शन -∞ से -1 तक डिस्कस करना है। फिर हमने -1 से ∞ तक डिस्कस करना है। ग्राफ जो है उसमें a हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर होने की वजह से ग्राफ जो है हमारे पास ओपन डाउनवर्ड है। ओपन डाउनवर्ड्स में -∞ से h तक फंक्शन इंक्रीजिंग हुआ करता है। तो यहाँ पे -∞ से -1 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है। ओपन डाउनवर्ड्स में h से ∞ तक फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ करता है। यहाँ पे -1 से ∞ तक फंक्शन डिक्रीजिंग है। वर्टेक्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हुआ करती है। यहाँ पे वर्टेक्स के ऊपर जो y की वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। तो y = 4 जो है ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है और ये x = -1 पे है। ये हमने इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का एनालिसिस कर लिया है। हमने पहले क्वाड्रेटिक फंक्शन को स्केच किया, वही सारा मेथड इस्तेमाल करके जो कि हमने यूनिट नंबर 2 में किया था। फिर हमने उसका एनालिसिस किया वर्टेक्स की मदद से और ग्राफ की शेप को देखते हुए कि ये इन्वर्टेड यू शेप ग्राफ है, ओपन डाउनवर्ड ग्राफ है। तो -∞ से वर्टेक्स तक, -∞ से -1 तक इंक्रीजिंग है। वर्टेक्स से ∞ तक डिक्रीजिंग है। वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट -1 से ∞ तक डिक्रीजिंग है। वर्टेक्स के ऊपर जो इसकी वैल्यू y = 4 है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और आज के लेक्चर के लास्ट में हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे हैं। मालूम करनी है फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू। और मालूम कैसे करनी है, कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें दिया हुआ है। पार्ट 1 में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो है y = x² + 6x + 13। हमने इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम करनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर करके। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करके मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मालूम करने का तरीका हम सीख चुके हैं कि इसको वर्टेक्स फॉर्म में लाएं कंप्लीटिंग स्क्वायर करके a × x - h² + k। h और k जो पॉइंट है यही फंक्शन का या तो मिनिमम पॉइंट है या मैक्सिमम पॉइंट है। k जो है वो या मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, a के ऊपर। अगर तो हमारे पास a जो है वो पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन की वैल्यू इस पे मिनिमम होगी। अगर a हमारे पास नेगेटिव हुआ तो k जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी। हमें h और k निकालना है, उसके लिए इसको कंप्लीट स्क्वायर करना है। इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए ये मेरे पास 2ab है। ये जो मेरे पास 2ab है 6x, इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं 2 से और a से। x का स्क्वायर जो है ये a का स्क्वायर है, तो x जो है ये मेरे पास a है। 2x से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास 3 बचा और ये मेरे पास b है। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे मैं b का स्क्वायर अपने पास से प्लस भी करूँगा और b का स्क्वायर माइनस भी करूँगा। b मेरे पास 3 है तो मैंने 3 का स्क्वायर प्लस भी कर लिया और 3 का स्क्वायर माइनस भी कर लिया। अब इसमें ये जो 3 टर्म्स हैं ये बेसिकली मेरे पास a² + 2ab और +b² हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा a + b का स्क्वायर, यहाँ पे वो बन गया x + 3 का स्क्वायर और बाकी ये जो -3 का स्क्वायर है ये मेरे पास -9 आ गया। इसको मैं लिखना चाहता हूँ x - h का स्क्वायर की शेप में। उसके लिए +3 को मैंने -∗-3 कर लिया। ये अब x - h के स्क्वायर की शेप में आ गई है और ये 13 - 9 जो है ये मेरे पास 4 आ गया।
यहाँ पे ये -3 जो है ये मेरे पास h आ गया और ये जो 4 है ये मेरे पास k आ गया। मैंने इसको अरेंज कर लिया है a इंटू एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस k की शेप में। ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके अरेंज किया है। मुझे h पता चल गया, मुझे k पता चल गया, a मुझे पहले से ही पता था। यहाँ पे मेरे पास a जो है वो 1 था, पॉजिटिव था। जो पैराबोला बन रहा था वो ओपन अपवर्ड बन रहा था। h के ऊपर जो उसकी वैल्यू k है वो उसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। k यहाँ पे 4 है तो y इज इक्वल टू 4 जो है ये फंक्शन की x इज इक्वल टू -3 पर मिनिमम वैल्यू है। हमने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी थी और इस ग्राफ में हमने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली है। वो हमारे पास 4 आई है और किस वक्त आई है, जब x जो है वो -3 है। ये एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 था। इसी क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और 2 एग्जांपल्स इसी तरह की हैं, उन्हें आपको करने के लिए कह देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में।